गाइज, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटी के अंतर्गत डीपीएसपी के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें से एक प्रमुख आपका अनुच्छेद के बारे में व्याख्या हमें करना है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना का उल्लेख किया गया है। अर्थात इस अनुच्छेद के अंतर्गत हमें अपने पड़ोसी देशों के माध्यम से शांति और सद्भावना को रखना है, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने हैं। प्यारे बच्चों, यह अनुच्छेद जियो और जीने दो की संकल्पना को पारित करता है, साथ ही वासुदेव कुटुंबकम जैसी अवधारणा को अपनाता है हमारा देश। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ये डीपीएसपी के अंतर्गत जो हमारा अंतिम अनुच्छेद 51 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की कामना करता है, इसे याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों पढ़ते हैं अगला भाग। यहीं से हमारा भाग 4 कंप्लीट होता है डीपीएसपी, और अगला हम लोग पढ़ेंगे भाग 4 का के अंतर्गत। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, भाग 4 का के अंतर्गत प्रमुख मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसका विस्तृत व्याख्या अनुच्छेद 51 ए का के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। प्यारे बच्चों, बात किया जाए हमारा मूल कर्तव्य, भारतीय संविधान में इसे अपनाने की अवधारणा पर विचार विमर्श स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा अनुशंसा पर की गई थी। कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग 4 का के अंतर्गत मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसे प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। याद रखेंगे, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे इसे। पेपर की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखोगे कि 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। इस प्रकार संविधान में वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी हो गई? वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या इस समय वर्तमान में इनकी संख्या कितनी 11 है। प्यारे बच्चों, बात किया जाए भारतीय संविधान में प्रारंभ में मूल कर्तव्य कितने थे? इनकी संख्या 10 थी और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। ये इम्पोर्टेंट है हमारा कि जो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को 11वां मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। इसे याद रखेंगे। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी? 11। किस समिति द्वारा जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अगले भाग 5 के अंतर्गत। भाग 5, इसमें सिर्फ भाग 5 में हमें पढ़ना है संघ की कार्यपालिका के बारे में। भाग 5 के अंतर्गत पढ़ना में संघ की कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करना है। संघ की कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करना है, अर्थात संघ की कार्यपालिका के बारे में हमें अध्ययन करना है। अर्थात लोकतंत्र में संघ की कार्यपालिका के प्रमुख 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका, पहला है कार्यपालिका संघ की लोक संघ की
कार्यपालिका के प्रमुख, संघ की कार्यपालिका के प्रमुख दो भाग होते हैं, नंबर 1 है वास्तविक कार्यपालिका, नंबर 2 है अवास्तविक कार्यपालिका। तो बच्चों, वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं जो देश का हेड होता है प्रधानमंत्री। देखिए, अवास्तविक कार्यपालिका का जो हेड होता है वो देश का राष्ट्रपति होता है, देश का वर्तमान राष्ट्रपति होता है। आइए राष्ट्रपति के बारे में कुछ प्रमुख अनुच्छेद के बारे में अध्ययन करते हैं, अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है कि भारत में कार्यपालिका का जो हेड होगा या प्रधान होगा वो देश का राष्ट्रपति होगा, परंतु वास्तविक जो हेड होगा वो देश का प्रधानमंत्री होगा। बच्चों, इस तरह से राष्ट्रपति औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। संघ की समस्त शक्तियां कार्यपालिका में निहित होती हैं, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। और प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति के गणतंत्र में राष्ट्राध्यक्ष किसी भी वंश या परंपरा से न होकर किसी भी जाति या धर्म से संबंधित होता है। ये सीधे जनता द्वारा निर्वाचित न होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नीति से निर्वाचन के माध्यम से इनका चुनाव किया जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें ये सीखना है कि अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है कि भारत का एक प्रमुख वास्तविक यानी कि कार्यपालिका का जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री होगा, परंतु राष्ट्रपति एक देश का हेड के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 55। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित उल्लेख कैसे किया जाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेगा, राष्ट्रपति के चुनाव का आधार क्या होगा, इसके बारे में निर्वाचन पद्धति के बारे में उल्लेख किया गया है। अरे बच्चों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में समरूपता जनसंख्या के आधार पर किया गया है, जिसमें से राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य तथा संसद सदस्य के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में गणना की जाती है। प्यारे बच्चों, और राष्ट्रपति में वरीयता की क्रम में इन्हें गणना के आधार पर जो वरीयता के क्रम में सर्वे सर्वा होता है उन्हें राष्ट्रपति के रूप में उन्हें नियुक्त किया जाता है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में उल्लेख किया गया है कि पुनर्निर्वाचन के बारे में पात्रता राष्ट्रपति की क्या क्या होंगी, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट याद रखेंगे, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या होगी, अर्थात राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होना चाहिए। उसकी निम्न अर्हताएं हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही राष्ट्रपति के द्वारा 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया गया हो, केंद्र और राज्य स्तर में अधीन व कोई लाभ के पद पर धारण न हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, साथ ही राष्ट्रपति के उम्मीदवार होने के लिए आवश्यक 50 सदस्य प्रस्तावक होना चाहिए, साथ में 50 सदस्य अनुमोदक होना आवश्यक हो जाता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग याद रखेंगे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति के शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ धारण करेगा, जैसा कि अनुच्छेद 60 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे पद से
विमुक्त करने का उल्लेख किया गया है। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उनके पद से हटाना, ये उल्लेख किया गया अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा दान की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रपति किसी भी दंड को या किसी भी अपराध को या किसी भी सजा को अल्पीकरण करने में या उसको समाप्त करने में, उसको क्षमादान प्रदान करने में जो शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत प्रदान की गई हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार रिकॉल करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल पद्धति मत संक्रमणी मत द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत पुनर्निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति की पात्रता के बारे में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में उल्लेख किया गया है। अर्हताओं के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि शपथ लिए जाने का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है। प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति के अलावा संघ की कार्यपालिका में अभी शेष वीडियो के माध्यम से अन्य पदाधिकारियों के बारे में हम लोग आगे वीडियो के बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।